Hello everyone, this side Anurag Chauhan welcome you all to this amazing platform Study Smart Commerce। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कल आपका एग्जाम है BCOC 132 का फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का BCom जी और BBA वाले बच्चों का शायद ये सब्जेक्ट है। तो मैं इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो शायद 1 बजे तक मिल जाएगी 5 जुलाई को। तो आप इसे 2-3 बार आराम से देख लेना, मैं इसे 1 घंटे के अंदर समाप्त कर दूंगा। मैंने इसके अंदर क्या किया है, आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रियल लाइफ एग्जाम्पल प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल की आप उन्हें रिलेट कर सको अपने आप से। और मैं इसकी वीडियो नहीं बनाने वाला था क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसकी वीडियो शायद बनाई थी, तो मेरे को था कि आप वो देख लोगे। बट मेरे को सुबह में जैसे ही उठा मेरे को कॉन्टिन्यूसली कमेंट रिसीव हुआ कि भैया वन BCOC 132 की वीडियो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वन शॉट नोट्स, ये सब मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज आने लगे कि भैया प्लीज बना दो, कल एग्जाम है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो हमें इतना बता दो कि हम आराम से 60-70 प्लस मार्क्स आराम से लेके आ जाए हम कल के एग्जाम में। तो मैंने क्या किया, मैं सुबह उठा, मैंने टीम को बोल दिया कि आप उनके नोट्स प्रिपेयर करो, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करता हूँ। तो मैंने आपके 10 ईयर के PYQs और इसके भी 5 ईयर के असाइनमेंट्स मैंने सब एनालाइज करके आपके लिए टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बना दिए पूरी बुक से। पूरी बुक ही मैंने कवर कर दिया, ऐसा कोई भी चीज छोड़ी नहीं, कोई ब्लॉक नहीं छोड़ा, कोई मैंने चीज नहीं छोड़ी कि आपकी इस वीडियो के अंदर कवर ना की हो। तो आपने अगर ये 3 बच्चे होंगे जिन्होंने ये सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने सारा पढ़ लिया होगा, ये वीडियो तीनों के लिए ही है। अगर आपने सब पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं इतना बता दूंगा कि आपके 50 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए। 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से अटेम्प्ट 25 करने हैं आपको। मैं अगर आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने उसमें 10 क्वेश्चन बताए हैं, 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड एग्जाम में फंसे हैं। इतना ये होता है एनालाइज करने का पावर। तो अगर आपने वीडियो थोड़ा भी पढ़ा है तो एक चीज प्रॉमिस है बॉस, बस ये देख लो वीडियो, कुछ नहीं करना है इसके बाद, डायरेक्ट एग्जाम में जाना है, चीजें लिख के आनी है। आप ऐसे लिखो, आपका पेन ऐसे चलेगा जब आप ये चीजें कंसेप्ट क्लियर करोगे विद एग्जांपल। जैसे मैंने अगर प्लानिंग बताया तो मैं बस ये नहीं बताऊंगा कि प्लानिंग का मतलब होता है कि इसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। नहीं, विद रियल लाइफ एग्जांपल की प्लानिंग कैसे करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, फिर स्टाफिंग कैसे करते हैं, डायरेक्टिंग कैसे करते हैं, कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। हर एक चीज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने 5 शॉर्ट नोट्स डाले हैं इसमें, 4 डिफरेंस डाले हैं कि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बिना, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको फ्री ऑफ नोट्स सेंड कर दूंगा 132474। ये नंबर है, आप नोट कर लो कहीं पे भी, इस पे आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, आपको मैं फ्री ऑफ कोर्स नोट सेंड कर दूंगा जो भी हमारे रहेंगे। जो मैं आपको नीचे पढ़ाने वाला हूँ, आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है बट आपको मेरी आवाज़ सुननी है। अगर मैं कोई भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि प्लानिंग क्या होती है, तो आपको सुनना है कि भैया क्या बोल रहे हैं, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं वो। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बिलीव मी, बस ये कर लो, कुछ नहीं करना इसके बाद। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट करने के कोई 5 तरीके होते हैं। POSDCA की मतलब एक निमोनिक है, आप याद कर लेना, पोस्ट DC। इसे याद कर लोगे तो आप एग्जाम में बना के लिख सकते हो। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, फिर हम डायरेक्टिंग करते हैं, फिर हम कंट्रोलिंग करते हैं एंड में। अब हम चाहे समझते हैं प्लानिंग। Defining future organization objective and outlining strategic blueprint to achieve theme efficiently। अब प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग होता है सोचना पहले, करना बाद में। जो भी आप करने वाले हो उससे पहले आप एक प्लान बना लो, एक रोड मैप तैयार कर लो कि आप ये चीजें करने वाले हो, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लानिंग में इसमें हम डिसाइड करते हैं कि यार हम क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, टारगेट सेट करते हैं प्रॉपर कि हमें ये चीज करनी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका आपका बर्थडे कब आता है, आप मेरे को कमेंट में बताना कि अगर मान लो कि जैसे मेरा बर्थडे आता है 15 नवंबर को, तो हम मेरे अपने पूरे बर्थडे को मैं आपको मैनेजमेंट के उससे समझाता हूँ कि मैंने प्लानिंग में क्या करूंगा। अब बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है जैसे मेरे को, तो अब मैं पहले ही डिसाइड करता हूँ कि बजट कितना होगा मेरा, गेस्ट कौन कौन आएंगे, मेन्यू में क्या क्या होगा, ये सारी चीज के अंदर आएंगी प्लानिंग के अंदर। अब प्लानिंग करने के बाद मैं करूंगा ऑर्गेनाइजिंग। अब जो मैंने पहले अब प्लान बनाया है उसको सर्च करने के लिए चीजें लगेंगी, लोग और पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, ड्यूटीज असाइन करनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करूंगा कि पार्टी के लिए अब मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा कि भाई तुम एक काम करना, तू केक ले आना, भाई तू एक काम करना, तू डेकोरेशन वाले को देख लेना। अब रिसोर्स और काम को बांटा जाएगा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब जब मैं सारे काम को बांट दूंगा, अब फिर मैं करूंगा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सही पोजीशन और सही क्वालिफिकेशन वाले इंसान को नौकरी पर रखना, जैसे रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू, ट्रेनिंग, सब इसमें आता है। बट अब हम पार्टी से समझ रहे हैं, तो स्टाफिंग के अंदर मैं क्या करूंगा, अगर पार्टी में अच्छा खाना चाहिए मेरे को, तो अब मैं किसी नॉर्मल दोस्त से तो बोलूंगा नहीं कि भाई ये काम कर, तू मटर पनीर बना दे, तू नान बना दे, मैं ऐसे तो बोलूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉपर कुक ढूंढूंगा, मैं प्रॉपर एक कैटरिंग वाले को सर्विस दूंगा, कि मतलब कैटरिंग वाले को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कि भैया 15 नवंबर को हमारी बर्थडे पार्टी है, आपको 50 से 100 लोगों का खाना बनाना है, उसके अंदर ये मेन्यू रहेगा, ये सारी चीज मैं स्टाफिंग के अंदर उस बंदे को बताऊंगा।
अब डायरेक्टिंग आएगी। डायरेक्टिंग क्या होता है? गाइड करना और मोटिवेट करना। अब क्या होगा, अपने एम्प्लॉयज को इसमें हम काम बताते हैं कि उन्हें ये काम करना है, लीड करना है, उनका मोरल बूस्ट करते हैं। तो अब जैसे पार्टी में हम क्या करेंगे, जब पार्टी के दिन जब जो कैटरिंग वाले होंगे, डेकोरेटर होंगे, जब वो काम कर रहे होंगे, तो मैं उन्हें बोलूंगा कि भैया इस चीज को यहाँ पे नहीं लगाना, ये बलून आप रेड मत रखो, ये ब्लू रखो, ये ब्लैक मत रखो, ये कुछ भी ऐसी चीजें, मतलब जो मैं उन्हें डायरेक्ट करूंगा चीजें कि आप ये मत करो, ये करो। मोटिवेट करूंगा कि भैया आप कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, मतलब अगर गर्मी है तो मैं उन्हें बोलूंगा भैया स्टे हाइड्रेटेड, आप पानी वानी पीते रहो। तो ये सारी चीजें आती हैं डायरेक्टिंग के अंदर। अब डायरेक्टिंग के बाद लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर अब मैंने सोचा था कि यार पार्टी ना 8 बजे शुरू कर देनी है। अब 8:30 तक गेस्ट आ चुके हैं और केक ही नहीं आया। अब मैं क्या करूंगा, तुरंत केक वाले को फोन करूंगा कि भैया अभी तो यार 8 बज रहे हैं, आपने 8:30 तक केक वगैरह नहीं भिजवाया। मैं उन्हें बोलूंगा कि आप प्लीज थोड़ा जल्दी करो, ऐसे करो। ये सारी चीजें आती हैं कंट्रोलिंग के अंदर कि अब चेक करना जो हमने सोचा था स्टैंडर्ड और जो एक्चुअल में, जैसा स्टैंडर्ड होता है जो हमने सोचा था, एक्चुअल जो हो रहा है ग्राउंड पे। अब जो हमने सोचा था उन दोनों को कंपेयर करूंगा कि अगर कोई भी गड़बड़ है तो वो गड़बड़ क्यों आई है, कौन से स्टेप में कमी रह गई जो वो गड़बड़ आई हुई है। अब ये सारी चीजें थी POSDC के अंदर। अभी के एग्जांपल आप रीड कर लेना, ऑर्गेनाइजिंग कमर्शियल ब्रांड स्टोर लॉन्च। मैंने ये ब्रांड स्टोर के लिए बना दिया टीम ने, बट मैंने आपको जो समझाया आप वो याद रखना कि प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, एंड कंट्रोलिंग क्या होती है। नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बिजनेस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड डेस्टिनेशन। अब बिजनेस क्या है? पैसा कमाने के लिए जब भी कोई इंसान कोई भी चीज करता है रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन बाइक बेच दी तो आप बिजनेसमैन हो गए, नहीं। रेगुलर आप कोई चीज लेन देन, किसी भी चीज का, गुड्स का, सर्विस का, IT सेक्टर में सर्विसेज का, किसी भी चीज का लेन देन जो होता है उसे हम बिजनेस कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट मायने रखता है। A business represents regular commercial transaction concerned with producing, acquiring और distributing physical commodities और utility service to generate economic profit, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसके फीचर और ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक ये पैसा कमाने के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ, दोनों स्पेशली डन स्पेशली फॉर रेगुलर वेल्थ एक्यूमुलेशन, नॉट वन ऑफ एक्ट्स। मतलब कि ये पैसा कमाने के लिए किया जाता है। धर्म, पुण्य, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं आती। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आता है सिर्फ और सिर्फ पैसा, प्रॉफिट देखा जाता है। रिस्क और अनसर्टेन रिटर्न्स, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, वल्नरेबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब बिजनेस में हमेशा डर रहता है कि लॉस ना हो जाए, कुछ पक्का नहीं होता इसमें कि आज अगर आप अब जैसे नोकिया, जब नोकिया चल रहा था, नोकिया ने पूरा मार्केट एक्वायर किया हुआ था 2001 के टाइम पे, बट जैसे ही एप्पल स्मार्टफोन की एंट्री हुई, ये पूरा मार्केट खत्म हो गया। तो रिस्क, हर चीज में रिस्क रहता है अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे। ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमाइजिंग फॉर प्रॉफिट, इकोनॉमिक एंड इंश्योरिंग जॉब जनरेशन विद क्लीन इन्वायरमेंट, स्टैंडर्ड, सोशल। मतलब कि एक बार अपनी पुरानी, जैसे मतलब आप कोई भी चीज करते हो तो आप ये अब जैसे, अब इसका मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिक के अंदर आता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, मार्केट में ग्रो कर रहे हो, नए नए कस्टमर बना रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे रहे हो, ये सारी चीजें आती है इकोनॉमिक के अंदर। बस सोशल के अंदर क्या आएगा कि आप समाज को एक अच्छी क्वालिटी का सामान, गुड्स दे रहे हो। अगर आप नवरत्न की कोई चीज बना रहे हो तो आप समाज को एक अच्छी क्वालिटी की चीजें दे रहे हो। आप जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो मार्केट के अंदर। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी सोशल के अंदर। अब डिफरेंस समझ लेते हैं, छोटा सा डिफरेंस है ये बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो आप मेरी बात सुनना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप इसे रीड कर सकते हो, बट मैं हमेशा चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कि अगर आप, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप एग्जाम में बना बना के भी चीजें लिख सकते हो बहुत इजीली, और इग्नू में आपको लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक चीज को डीपली डिटेल में लिख दो। अब बिजनेस क्या होता है? अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? सामान या सर्विस बेचकर पैसा कमाना। अब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? अपनी स्पेशलाइज जो नॉलेज या सर्विस देना। किसी भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो किसी बाहर की US की कंपनी को आप उनकी वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, उनके इमेज क्रिएशन कर रहे हो, उनके फाइनेंस संभाल रहे हो, उनके कोडिंग कर रहे हो, उनके चीजें मेंटेन कर रहे हो, ये सारी चीजें प्रोफेशन के अंदर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फिक्स सैलरी और सैलरी, मत फिक्स्ड वेजेस और सैलरी। मतलब यहाँ पे किसी बॉस के अंडर आप काम करते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर सकते हो या फिर परमानेंट बेस पे, कि आप पब्लिक या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हो आप। यहाँ पे आपकी वेज जो होती है फिक्स होती है कि आपको हाँ 30,000 रुपये महीने मिलेंगे तो उतने ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा कम फालतू कर दोगे तो आपको 31 मिल जाएंगे। जो कि आपको प्रोफेशन में होता है कि आपको यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस भी मिलती है कि आप एक पर इमेज का चार्ज कर रहे हो 200 रुपये पर इमेज, तो आपने अगर 10 इमेज की क्रिएट करी तो आपको ऑटोमेटिक 2,000 रुपये मिल जाएंगे, बट आपने 11 कर दी तो आपको 2200 रुपये मिलेंगे। ये चीज आती है प्रोफेशन के अंदर। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है? यहाँ पे नो, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप कोई भी इंसान 10वीं फेल है, 12वीं पास है, कॉलेज फेल है, कॉलेज पास है, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बस उसके पास फंड होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। प्रोफेशन के अंदर आता है यहाँ पे स्पेशलाइज डिग्री चाहिए और प्रैक्टिस लाइसेंस चाहिए। मतलब कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो हाई डिग्री और स्पेशल ट्रेनिंग कंपलसरी है यहाँ पे कि आप प्रोफेशन में
प्रैक्टिस कर रहे हो। अब यहाँ पे डिफाइन एज पर कंपनी प्रोफाइल। अब हर एक कंपनी का क्राइटेरिया अलग होता है सिलेक्शन का, कि किसी को एचआर चाहिए तो उसको चाहिए कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम होना चाहिए किसी भी कीमत पे। आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है वो टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर आप कोई सेल्स में काम करना है तो आपको परसुएडिंग की स्किल आनी चाहिए। परसुएड का मतलब होता है किसी को रिझाना, अपनी बातों से कन्विंस कर लेना, कि अगर मैं कोई सेल हूँ और आपको पेन सेल करना चाहता हूँ तो मैं उस पेन की आपको ऐसी ऐसी चीजें बताता हूँ कि आप इसे हाँ यूज कर सकते हो, कि आप उस पेन को खरीद लो, ये आता है आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब कैपिटल इन्वेस्टेड, अब यहाँ पे हाई बेस्ड ऑन ऑपरेशन स्केल। अब यहाँ पे आपको हाई कैपिटल चाहिए, कि मोटा पैसा जिसे कहते हैं ना, मोटा। जैसे अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, पान की दुकान खोलनी है तो आपका 10-12 हज़ार में काम हो जाएगा। बट अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है, मार्बल का, स्टोन का, सीमेंट का, सरिये का, किसी को ऐसा बिजनेस करना है बड़ा, बिल्डिंग मटेरियल का, तो आपको मोटा पैसा उसके लिए कम कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मिनिमम सेटअप कैपिटल होता है कि आपको प्रोफेशन के अंदर इतना, मतलब आपके पास स्किल्स की, यहाँ पे स्किल रिक्वायर होती है कि आपकी स्किल, आपके पास स्किल होनी चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की नीड ही नहीं होती आपके, तो आपको अपनी आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जॉब मिल जाती है। अब रिस्क फैक्टर इसमें एक्सट्रीमली हाई एंड हाई रिस्क होते हैं यहाँ पे। मतलब हाई रिस्क इसलिए होते हैं कि कभी भी मार्केट स्विच कर सकती है। आज अगर ये चीज बिक रही है मार्केट में तो कल ये चीज बिक सकती है। इस कोई बड़ी बात नहीं है कुछ भी होने के लिए। अब यहाँ पे लो टू मॉडरेट स्टेबिलिटी रहती है, कि अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, वरना अगर कोई एक, अगर आप 100-200 रुपये ऊपर चार्ज कर रहे थे पर इमेज का, कोई आपसे बढ़िया इमेज बना रहा है 150 चार्ज करेगा तो आपका काम खत्म, इसका काम चालू। ऐसा होता है यहाँ पे। आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी स्कूल स्किल्स को टॉप नॉच रखना पड़ता है, अपनी चीजों को अच्छा करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई रिस्क नहीं होता यहाँ पे। तो अगर आपको जॉब है ना, तो आपके एग्रीमेंट भी बनते हैं यहाँ पे, कि आपको 3 साल के लिए हायर किया है, आपको 5 साल के लिए, आपको तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आप अच्छा काम कर रहे हो। तो ये सारे होते हैं बिजनेस, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव और उसके डिस्क्रिमिनेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 4 तरह की होती है। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक पार्टनरशिप होती है, एक कंपनी होती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अब पहले से पढ़ते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। रन बाय एन इंडिविजुअल हु कमांड्स ऑल कंट्रोल, रिस्क, यील्ड्स अनलिमिटेड, लायबिलिटी अप्लाइज। मतलब कि बिजनेस में सिर्फ एक ही ओनर होता है यहाँ पे। बस एक ही ओनर है जो कमांड करेगा पूरी चीजों को, वही सारा पैसा लगाएगा, वही सारा रिस्क को एक्वायर करेगा, वही सारी यील्ड मैनेज करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज। यहाँ पे कोई अलग बंदा नहीं होता। अगर अब जैसे इसका एग्जांपल है कि आपके अपने अपने घर के पास पास लोग देखे होंगे जो फॉर्च्यूनर की दुकान खोल के रखते हैं, या फिर पान की दुकान, या फिर छोटी मोटी कोई भी दुकान खोल लेते हैं जस्ट अपना घर चलाने के लिए। तो वो सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। अगर कल को कोई भी चीज हो जाती है तो वो किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते, बिकॉज वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोई भी उनके साथ रिस्क लॉस शेयर नहीं करेगा। सारा लॉस उन्हें खुद ही, सारा रिस्क उन्हें खुद ही बियर करना पड़ेगा। आई थिंक मैं बहुत बहुत तेज बोलता हूँ। अगर आपको जो भी लगती है कि यार मैं बहुत तेज बोलता हूँ और आपको समझ नहीं आता, प्लीज मेरे को ये चीज कमेंट में बताना है, मैं अपने स्पीड को। और आप ये वीडियो ना आप ये वीडियो ना 1.5x पे देखना है, फिर 0.95x पे देखना, आपको अच्छा लगेगा। अब पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप होती है कॉन्ट्रैक्चुअल को ओनरशिप ऑफ मल्टीपल एसोसिएटेड पूलिंग स्किल्स ऑन शेयरिंग बिजनेस मैट्रिक बेस्ड ऑन लीगल फील्ड। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट बांटने के लिए मतलब राजी हो जाते हैं, कि हाँ भाई हम प्रॉफिट रिस्क हर चीज बांटेंगे, इतना मैं पैसे लगाऊंगा, 30 लाख रुपए मैं लगाऊंगा, 10 लाख रुपए तू लगा दे, ये चीजें करते हैं। तो वही ये होता है आपका पार्टनरशिप। यहाँ पे एक पूरा एग्रीमेंट बनता है जिसे कहते हैं हम लीगल डीड, पार्टनरशिप डीड कहते हैं इसे। यहाँ पर पूरा एग्रीमेंट बनता है कि पार्टनर ए का कितना प्रॉफिट है, पार्टनर बी का कितना प्रॉफिट है, पार्टनर सी का कितना प्रॉफिट है, हर एक चीज यहाँ पे बनती है। इसका एग्जांपल है, जैसे दो दोस्तों ने मिलकर एक चीज स्टार्ट की, एक फर्म खोली जिसका नाम था एबी लिमिटेड। अब 50% दोनों मालिक हैं। अगर आगे चल के कोई भी रिस्क होता है 10 लाख रुपए का, तो दोनों 5-5 लाख रुपए उसमें बियर करेंगे, बिकॉज उनका एग्रीमेंट था 50% का हर चीज में। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। जैसे कि ये एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस होता है जहाँ पे कानून लॉ एंटर कर जाता है, लीगल चीजें एंटर कर जाती हैं। जैसे इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, लीगल आइडेंटिटी होती है। इसमें लोग शेयर खरीद के मालिक बन जाते हैं, शेयर होल्डर जिन्हें कहते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के हो गए, और जोमेटो में जैसे अभी आपको पता होगा कि जो इलॉन मस्क है वो इंडिया का, मतलब पूरे वर्ल्ड का ट्रिलियनर बन गया था। अब इसको कैसे बना, उसने स्पेस एक्स के 52% शेयर एक्वायर करे हुए हैं। टेस्ला के उसने 54% शेयर उसके पास है। तो उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि उसके पास 1 ट्रिलियन रुपए आज के टाइम में उसके बैंक में नहीं, उसके पास क्या है, शेयर्स हैं। जो कि कंपनी में आपकी भी किसी कंपनी का खरीद सकते हो। रिलायंस में अगर आप जाते हो तो आप उसका स्टॉक खरीद सकते हो, उनको बेच सकते हो अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे। तो ये सारी चीजें आती हैं कंपनी के जॉइंट स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये एक डेमोक्रेटिक ग्रुप होता है जो थोड़े बहुत लोगों के द्वारा चला जाता है, वेलफेयर सपोर्ट टू मेंबर्स। इसमें क्या होता है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता बल्कि ये हेल्प के लिए होता है, कि आप मेंबर्स की मदद कर रहे हो। जैसे लोग वॉलंटियर करते हैं कि बीच में मिडिल मैन को हटा के, ठेकेदार को हटा के खुद चीजें एक्वायर कर लेते हैं और खुद वो चीजें आगे तक सप्लाई करते हैं, बीच में ही मतलब अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट देख लेते हैं।
बट जहाँ पे एक मिडलमैन होता है जैसे ठेकेदार होगा, वो क्या करेगा कि क्या पता लेबर को पैसा ना दे या कम दे, उनके अकॉर्डिंग, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग वो चीजें ना दे। तो ये सारी चीजें आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? अ सिंगल वेंडर इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, टू डिजाइनर ऑपरेटिंग अ collaborative studio from is a partnership. Stock markets enter like Tata Group represent companies, while agriculture networks such as Amul serve as textbook cooperative society. आई होप कि आपको ये चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दो ही थ्योरी पढ़नी है, एक तो मैस्लो की पढ़नी है, एक हायरार्की की पढ़नी, एक तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पढ़नी है, एक हेल्सबर्ग की मोटिवेशन थ्योरी पढ़नी है। ये दोनों चीज आप कर लोगे तो आपको इनके अलावा कुछ भी नहीं करनी। अब क्या करते हैं मैस्लो की अर्ज ह्यूमन मोटिवेशन फुल्स अ लीनियर हायरार्की ऑफ 5 लेवल। किसी भी इंसान को अगर मतलब अब्राहम, इसमें उनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो, जो ये है मैस्लो, इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो। इनका कहने का ये मतलब था कि किसी भी इंसान को अगर आप उसकी 5 बेसिक नीड पूरी कर रहे हो तो आपको इनके अलावा उसकी कोई भी चीज पूरी नहीं करनी, क्योंकि सारी चीजें इसके अंदर कवर आ जाती हैं। अब मैं आपको एक एक चीज को डिटेल में समझाता हूँ, आप मेरी बात सुनो बस ध्यान से। साइकोलॉजिकल नीड होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती हैं। रोटी आपको डेली चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा का पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये पहले इंसान को खाना चाहिए और बाद में रहना चाहिए। ये सारी चीजें होती हैं फर्स्ट लेवल की, बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल अगर इंसान को चीजें कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? अपने पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। अब जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और डर से मुक्ति, मतलब डर से मुक्ति का इन द सेंस कि आप उसे एक पूरी सिक्योरिटी दो कि हाँ भाई, अगर आप मेरी जॉब में, मेरी फर्म में काम कर रहे हो तो 2 साल के लिए आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। 2 साल के बाद मैं आपका काम देखूंगा, अगर मेरे को लगेगा आप काम ठीक कर रहे हो तो ये एग्रीमेंट आगे कंटिन्यू होगा, बट मैं अगर काम अच्छा नहीं करोगे तो आपको निकाल दूंगा। इससे एम्प्लॉय के अंदर भी डर बना रहता है और उसको सिक्योरिटी रहता है कि हाँ भाई 2 साल के लिए मैं फिट हूँ यहाँ पे। एक होता है सोशल इंटीग्रेशन, मतलब सोशल नीड। अब जैसे प्यार और दोस्ती मतलब अब जैसे दोस्त, परिवार और कॉलेज के साथ अच्छा रिश्ते। अब कोई भी अगर चीज कुछ कर रहा है तो उसे क्या चाहिए? समाज में हर एक चीज, इंसान को समाज में रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? काम करने से। तो उसे अपने सोशली रिश्ते, लोगों से, अपने परिवार से, अपने कलीग से, दोस्त से उसे फ्रीडम दो कि हाँ भाई, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल काम ही करोगे, बिल्कुल काम ही करोगे। नहीं, उसे फ्रीडम दो कि हाँ आप किसी से बात करना चाहो तो कर सकते हो। प्रॉपर एक टी ब्रेक दे दो, एक लंच ब्रेक दे दो, प्रॉपर बात करने के लिए उसे माहौल दो, एक प्रॉपर माहौल जिसे कहते हैं। अब फोर्थ है स्टीम और स्टेटस। ये होती है स्टीम, मतलब होती है इज्जत। इज्जत मतलब जैसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट, प्रमोशन और बड़ा पोस्ट। अब जैसे अगर वो काम कर रहा है 1 साल से, वो सेम पोस्ट पे काम कर रहा है, एचआर है, आप उसे कुछ बना ही नहीं रहे हो, बस एचआर के उसने काम दिया हुआ है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो मैनेजर बनने लायक है, पर आप उसे बना नहीं रहे हो, ये चीज गलत है। मैस्लो ने कहा था कि अगर वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी है, एक अच्छी पोस्ट डिजर्व करता है, वो प्रमोशन डिजर्व करता है थोड़े टाइम, कम टाइम में, तो आप उसे प्रमोशन दे दो। लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आप खुद अंतरात्मा से पूछना कि जो आप काम कर रहे हो वो काम आप अपने मर्जी से कर रहे हो। अगर मैं जैसे यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, मैं आपको मतलब कुछ कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ, मैं दिल से वो चीज पढ़ा रहा हूँ, ये बस मैं बोलने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि हाँ मैं आया और मैं रीडिंग करके चला गया, पर जॉब कंटेनमेंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर ब्लॉक्स, हाइजीन फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे चला गया नहीं, मैं आपको एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, विद एग्जांपल बता रहा हूँ कि ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है और वो दुनिया के साथ फ्रॉड कर रहा है और अंतरात्मा से नहीं पूछ रहा कि यार मैं दुनिया के साथ कैसे कर रहा हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब अपनी अंतरात्मा से सवाल करना ही आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। अब हेर्जबर्ग ने क्या करा था? उन्होंने 2 फैक्टर मोटिवेशनल थ्योरी दी थी कि हेर्जबर्ग ने कहा था कि ऑफिस में 2 तरह के फैक्टर काम करते हैं। एक होता है हाइजीन फैक्टर, एक होता है मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर मतलब अगर ये ऑफिस में नहीं होगा तो एम्प्लॉय में डिससेटिस्फेक्शन होगा काम को लेके। अगर ये हो है तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई ये चीजें हैं और काम करेंगे। जैसे सैलरी, पॉलिसीज, लाइटिंग विच एलिमेंट एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। अगर ऑफिस में एसी नहीं है और आप काम कर रहे हो तो आपका काम में मन लगेगा? 40 डिग्री के टेम्परेचर में बिल्कुल नहीं लगेगा, बिना एसी का तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दैट्स वाई बहुत गर्मी है और आपको एसी वगैरह नहीं दे रहे, मतलब एक साफ अच्छा सा टॉयलेट नहीं दे रहे। अगर आपको टॉयलेट अच्छा नहीं है, जैसे जेंट्स के लिए अलग टॉयलेट, लेडीज के लिए अलग टॉयलेट, चिल्ड्रंस के लिए अलग टॉयलेट, ऐसे टॉयलेट सेपरेट नहीं करे, बस एक टॉयलेट बना दिया, उसमें सब जाओ। तो ये चीजें हाइजीन को बहुत गंदा असर डालती हैं और ये चीजें मन में आती हैं कि यार मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। जहाँ पे मेरी चाय बन रही है वो कैसी चाय बना रहा है, आसपास गंदगी है और वो चाय बना के मेरे को दे रहा है। तो ये सारी हाइजीन के अंदर आती हैं। अब मोटिवेशनल के अंदर क्या आती है? एप्रिसिएशन, प्रोजेक्ट ग्रोथ विच इंस्पायर एक्सीलेंस। मतलब कि ये फैक्टर एम्प्लॉय को सच में अंदर से ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। कि जैसे तारीफ करना, जैसे अगर मैंने कोई अच्छा काम किया, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही पास है, मेरा फर्स्ट मोनेटाइजेशन हो जाएगा।
बट अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब मत करो, बिल्कुल लाइक मत करो, कमेंट मत करो, बिल्कुल आपके ऊपर है। बट अगर मैं काम अच्छा कर रहा हूँ तो आप अप्रिशिएट करो। ग्रोथ मतलब होता है कि अब जैसे मैं धीरे-धीरे काम कर रहा हूँ, मैंने 1 सब्सक्राइबर से चैनल स्टार्ट किया था, आज मेरे 266 सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने जो यहाँ तक की मेहनत की है, मेरे को ग्रोथ मिली है क्योंकि मेरे काम के बेस पे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके मोटिवेशन फैक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर इनका कंपैरिजन देख लेते हैं। ये कंपैरिजन मैंने इसलिए कराया था कि आपको एक थोड़ा-सा मतलब माइंड में क्लियर हो जाए कि मैस्लो ने क्या बोला और हेल्सबर्ग ने क्या बोला। इसने बोला था कि जो इंसान की बेसिक नीड क्या है, और इन्होंने मोटिवेशन की बात की थी कि वो कैसे अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट रह सकता है। इसका सीक्वेंस था स्ट्रिक्ट बॉटम अप लीनियर पाथ प्रोग्रेशन थी इसकी। अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं था। बोथ ब्लॉक्स अफेक्ट वर्कर्स कॉन्करेंटली, मतलब मोटिवेशन भी आपको उतनी अफेक्ट करेगी और आपकी हाइजीन भी उतना इफेक्ट करेगी। ये नहीं है कि मैं पहले आपको हाइजीन दूं फिर आपको मोटिवेट करूं, नहीं, पहले आपको मोटिवेट करूं, हाइजीन करूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट वो दोनों चीजें कर रहा हूँ वो फर्क पड़ता है। अब फोकस एक जनरल व्यू ऑन बेसिक ह्यूमन लिविंग है, मतलब एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये बेसिक चीजें उनको बताता है। बट ये वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब काम की जॉब इन्वायरमेंट को लेके चीजें बताई थी इन्होंने, हर्सबर्ग ने। इसका मोटिवेशन जो रिलेटेड है वो एम्प्लॉयमेंट के काम के रिलेटेड है कि वो काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, तो उसके मन में आया यार मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे को मोटिवेट नहीं कर रहे एंड ऑल, तो हम इसलिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब जैसे हमने ऊपर प्लानिंग पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होता है, बट अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पहले से सोचना और एक प्रॉपर प्रोसेस बनाना। अब यहाँ पे हम प्रोसेस को अच्छे से पढ़ेंगे कि पूरा मैं प्रोसेस आपको एक एक चीज विद एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोसेस में। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको स्टार मार्क कर लेना कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पक्का आपको 20 नंबर दे के ही जाएगा। आज का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। कोई भी काम करने से पहले आप उसके टारगेट सेट करोगे कि जैसे सबसे पहला काम होता है कि आप टारगेट सेट कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस साल 90% आपको क्या करना है, आपने टारगेट सेट किया कि जो मेरे इग्नू के फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो रहे हैं, मेरे को इनमें कुछ भी करके हर सब्जेक्ट में 100 में से 80 प्लस मार्क्स लेके आने एट एनी कॉस्ट। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। अब प्रीमाइस सेटिंग, अब डेवलपिंग प्रीमाइस है मतलब फ्यूचर के बारे में एजम्पशन लगाना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, एग्जाम कम होंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, मेरा कितना सब्जेक्ट हो गया, अगर मैं अभी से स्टार्ट करूंगा पढ़ना, अगर मेरा कल एग्जाम है और मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं कितना कवर कर सकता हूँ, मैं वीडियो कितनी बार देख रहा हूँ, ये सारी जो होती है प्रीमाइस फ्यूचर की चीजों को लेके एक मतलब प्लान बना लेना। अब अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि टारगेट पूरा करने के लिए एक अलग अलग रास्ते ढूंढना। मतलब जैसे आपके पास क्या टारगेट है, क्या तो आप खुद पढ़ सकते हो, या आप बुक से पढ़ सकते हो, या आप मेरी वीडियो से पढ़ सकते हो, या आप किसी के नोट्स बाय करके नोट्स से पढ़ सकते हो, गेस्ट पेपर से पढ़ सकते हो। ये सारे ऑल्टरनेटिव हैं जो आप मतलब सोचोगे अपने काम को पूरा करने के लिए। अब अगला क्या है, अल्टरनेटिव एनालिसिस। अब एवेल्यूएट करोगे कि हर रास्ते के फायदे और नुकसान, देखो कि हाँ भाई अगर मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मेरे को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्या मैं बुक से रीडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है, क्या मैं किसी की वीडियो देख रहा हूँ तो क्या वो अच्छे से पढ़ा रहा है, क्या वो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा है, या फिर वो सो इंग्लिश रीड करके बस निकल रहा है यहाँ से। वो चीज़ आप एनालाइज करोगे, इसके बाद डिसीजन चॉइस करोगे। आप डिसीजन बनाओगे कि हाँ भाई सबसे बेस्ट रास्ता है स्टडी स्मार्ट कॉमर्स से पढ़ना, और मैं इसी से पढ़ूंगा, इसकी वीडियो देखूंगा, कल एग्जाम में जाके फोड़ के आ जाऊंगा। ये होता है डिसीजन चॉइस करना कि आपने डिसीजन बना लिया। सिक्स्थ होता है स्ट्रेटेजी एक्शन, मतलब प्लान पर काम शुरू कर देना। आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, अब कल एग्जाम है और अब आप सोच रहे हो कि शाम को देख लूंगा, सुबह को उठ को देख लूंगा, नहीं, अब वीडियो आ चुकी है तो वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। लास्ट है कंटिन्यूअल रिव्यू, फॉलो अप एक्शन, की चेक करो कि जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जब आपके मार्क्स आएंगे 100 में से 68 आई, तो सोचो कि यार मेरे 68 आई, मैंने 80 का टारगेट लिया था, ये कहाँ पे कट गई, क्या कमी रही, मैं जो अगले सेकंड ईयर में कंप्लीट कर सकता हूँ और 80 प्लस ही लेके आऊंगा। ये सारी आती है रिव्यू देना अपने आप को कि हाँ भाई एक फॉलो अप ले लो एक्शन का, कि क्या बदलाव की जरूरत है मेरे को, क्या नहीं। इंपॉर्टेंस क्या है, एलिमिनेट स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, मतलब एम्बिग्यूटी मतलब होता है धुंधलापन। अगर आप अभी से प्लानिंग कर लोगे तो आपको जो और बच्चों को धुंधलापन आएगा प्रिपरेशन के दौरान किसी भी चीज को करने से पहले, वो आप उसे पहले ही एलिमिनेट कर रहे हो स्ट्रेटेजिक तरीके से। आप पहले ही प्लानिंग कर रहे हो कि प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सारी चीजें आपने पहले से ही स्ट्रेटेजिक वे में प्लान कर रही है। ये होता है आपका एलिमिनेट स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। अब प्रोवाइड डायरेक्शनल गाइडेंस, अब जब आप ये चीजें करोगे तो आपको पूरा गाइडेंस, रोड मैप मिल जाएगा। हाँ भाई मेरे को ये पूरा मेरा रोड मैप है पूरा मेरे फर्स्ट ईयर का, मेरे को ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से नहीं पढ़ना, बुक में नहीं पढ़ना, बुक में सिर्फ समझ नहीं आता, ये सारी चीजें आपकी आपने कैसे एलिमिनेट की अपने प्लानिंग के प्रोसेस के बाद। प्रोवाइड डायरेक्शन, आपको एक पूरी डायरेक्शन मिल गई। अब कट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, मतलब कोई एक बंदा है जो प्लानिंग नहीं कर रहा और एक बंदा है जो प्लानिंग कर रहा है, तो प्लानिंंग वाला उससे 100 गुना ज्यादा अच्छे से काम चीजें कर लेगा क्योंकि उसने प्रॉपर प्लानिंग की हुई है।
और रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे फ्यूचर में क्या होगा कि कोई नहीं जानता, और प्लान कर लोगे तो सरप्राइज के लिए रेडी रह सकते हो कि ये मैंने पहले से प्लान कर लिया था, ये होता है। एक होता है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, की फालतू की चीजों से बच जाते हो कि मैं पहले बुक ट्राई करूं, फिर मैं यूट्यूब वीडियो ट्राई करूं, फिर मैं नोट्स ट्राई करूं, फिर मैं गेस्ट पेपर ट्राई करूं, ये सारी चीजों से बच जाते हो क्योंकि आपने पहले ही प्रॉपर प्लान बना लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है कंट्रोल की प्रोसेस और इंपॉर्टेंस। कंट्रोलिंग भी एक बहुत ज्यादा मेन चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब है ये चेक करना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ। इसके अंदर सबसे पहले चीज आती है स्टैंडर्ड सेटिंग, मतलब एक टारगेट सेट करो कि मैं रोज 4 पेज पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, रोज 4 पेज पढ़ूंगा, और नेक्स्ट डे देखो कि आप क्या कल मैंने जो टारगेट लिया था 4 पेज का, क्या मैंने 4 पेज पढ़े या नहीं पढ़े। नेक्स्ट मेजरिंग एक्चुअल मेजरमेंट, मतलब मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, दिन के एंड में चेक करना कि सच में क्या मैंने जो रात को टारगेट लिया था, सुबह को टारगेट लिया था, क्या मैंने पूरा किया। उसका मेजरमेंट लो, ये नहीं है कि आपने टारगेट सेट कर दिया कल मैं पूरे एक दिन पढ़ूंगा, पूरे 24 घंटे पढ़ूंगा भैंस की आंख, ऐसा नहीं होता। पूरा मेजरमेंट लो कि आपने 24 घंटे बोला था, 24 घंटे पढ़ा, नहीं पढ़ा। अब एक होता है कंपैरेटिव बेंचमार्किंग, मतलब कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। दोनों के बीच कंपेयर करो कि यार मैंने 4 पेज बोला था, मैंने बस 2 पेज पढ़े, कि यार मैंने 2 पेज पढ़े, 4 पेज का बोला था, मैंने 2 पेज क्यों नहीं पढ़ पाया, क्या रीजन था, काम आ गया, मम्मा ने कुछ काम के लिए भेज दिया, ये सारी चीजें पूरा एक कंपेरिजन करो इसके बीच में और इसके बीच में। नेक्स्ट आता है डेविएशन आइसोलेशन, मतलब कि गैप जो आया है, डेविएशन मतलब होता है गैप आना, कि जो गैप आया है क्यों आया है, उसके रीजन क्या हो सकते हैं। दोस्तों के साथ फोन पर टाइम वेस्ट हो गया, मैंने रील देखने में टाइम वेस्ट कर दिया। आज के टाइम में जो यूथ है वो रील की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, प्लीज मेरी आपसे इंतजार है कि आप बिल्कुल रील मत देखा करो। ये चीज आपको अब अंदर से खत्म कर देंगी, आपको इतनी सारी चीजें एक टाइम पे दे देंगे, आप सोच खत्म कर देंगे आपकी। आज के टाइम पे एक थंबनेल आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, एक थंबनेल पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है आपका, इस आपको चीज पता भी होगी। अगला करेक्टिव इंटरवेंशन, मतलब एंड में अगली बार वो गलती ना हो जो आपसे पहले गलती होगी, कि जो मैंने यहाँ पे गलती कर दी वो चीजें यहाँ पे ना हो। इस चीज का प्रॉपर एक रोड मैप तैयार करना कि पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दूंगा, तो रील जब मैं रील देखूंगा तो रील नहीं देखूंगा, मैं कुछ आर्टिकल रीड कर लूंगा। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो मूवी से अच्छा तो मैं यार कोई आर्टिकल रीड कर लूँ, ये सब चीजें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फर्स्ट है मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, मतलब कि इससे बिजनेस अपने टारगेट सही टाइम पे पूरे कर लेता है। ट्रैक प्रोजेक्ट स्पीड, आपसे इसको पता होता है कि मैं जिस स्पीड से काम कर रहा हूँ क्या मैं परसों तक काम खत्म कर लूंगा। अगर आप प्रॉपर कंट्रोल की चीजें एनालाइज करते हो तो आपको पता रहता है कि ये चीजें मेरी परसों तक खत्म हो जाएंगी। प्रोटेक्ट कॉर्पोरेट कैपिटल रिसोर्स, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है आपके रिसोर्स वेस्ट नहीं होने देता, मतलब पैसे और रॉ मटेरियल की बर्बादी रुक जाती है इससे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स। मैं तो थक गया बोलता बोलता, आप अगर मैं बोलूँ तो मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ यार। अब मैं वीडियो को वो भी नहीं कर सकता कि मेरा, क्योंकि मैं वो नहीं करता ना एडिटिंग वगैरह वीडियो में, मतलब बीच में कट वगैरह। एक बार वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ तो बोलता ही रहता हूँ, तो मैं प्लीज पानी पी लेता हूँ, तब तक आप या तो आप इसे 10-20 सेकंड आगे कर देना, या फिर ऐसा कर लेना, मैं पानी पी लूंगा। बोलते बोलते गला रुक जाता है। सिर्फ आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ सुबह सुबह उठ के। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि आप, ये एक तरह से ढांचा है। ढांचा आपको पता है क्या होता है, ढांचा होता है किसी भी चीज का पहले से ही एक नकली सी वो बना लेना कि ऐसे 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 बना लेना, कि ये मतलब ये ढांचा होता है जो बताता है कि कंपनी में कौन किसका बॉस है। मतलब अगर कंपनी है तो उसमें बॉस कौन है, मैनेजर कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका बॉस है, कौन जिम्मेदारी क्या क्या है, अथॉरिटी क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो हम इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। Organization structure maps out operational authority lines, role duties, डिपार्टमेंटल डिपेंडेंसीज इनसाइड अ फर्म। फर्म मतलब बिजनेस ही होता है, बिजनेस को एक लीगल टर्म, लीगल वर्ड है इसका, फर्म। अब इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है। सब सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ग्रुप इंटरवाइज विंग्स बेस्ड ऑन जॉब स्पेशलिटीज, प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, मतलब जब कंपनी को उसके फंक्शन के हिसाब से बनाया जाता है तो उसमें सारी चीजें दिख जाती हैं, कि सबसे अलग फाइनेंस होगा, यहाँ पे हमारी प्रोमोशनल टीम बैठेगी, यहाँ पे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा। ये सारी चीजें पहले से ही वो की जाती हैं कि एम्प्लॉयज अपना काम में एक्सपर्ट हो जाएं, कि ये सारी चीजें एक ही जगह पर कर करके। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर्मुलेट इंडिपेंडेंट सेक्शन फॉर यूनिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और लोकेशन। एग्जांपल जैसे कॉस्मेटिक डिवीजन और अपैरल डिवीजन, मतलब कि जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, हर प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, कि ये डिपार्टमेंट इस प्रोडक्ट का होगा, ये डिपार्टमेंट इस प्रोडक्ट का होगा। कि फॉर एग्जांपल जैसे एक ही कंपनी कपड़े भी बना रही है और कॉस्मेटिक भी बना रही है, तो दोनों के डिपार्टमेंट अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं वहीं पे साइड में कॉस्मेटिक बन रहे हैं, नहीं। पूरा डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक का ये होगा, पूरा डिपार्टमेंट कपड़ों का ये होगा। ये होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। कोर प्रिंसिपल्स,
कोर प्रिंसिपल क्या क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड, वन डायरेक्ट मैनेजर, स्केलर चेन, अनब्रोकन कम्युनिकेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक डायरेक्ट मैनेजर, एक मैनेजर बनाओ जो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो अपने सारे एम्प्लॉयज को कमांड करेगा और सारे एम्प्लॉयज उसकी बात मानेंगे। जो भी उसकी बात नहीं मानेगा, काम अपना पूरा टाइम पे करके नहीं देगा, वो मैनेजर कुछ भी कर सकता है, लेकिन उनकी सैलरी मतलब एक दिन की डिडक्ट करना कोई भी दे सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कमांड दो कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही होता है कि एक बंदा डायरेक्टली चीजें उनको करवा रहा है। स्केलर चेन, अनब्रोकन कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का पाथ बना दो कि भाई यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय मतलब सॉरी स्केलर चेन का मतलब होता है कि अथॉरिटी ऊपर से नीचे तक, जैसे यहाँ पे सीईओ है आपका, यहाँ पे आपके मैनेजर आ गए, मैनेजर साहब, यहाँ पे आपके सुपरवाइजर आ गए, सुपरवाइजर के अंदर एम्प्लॉयज आ गए, पूरी की पूरी स्केलर चेन अच्छे से बना दो। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर में तो सारे काम एक बंदे को मत दो, मतलब एक जो काम है वो सारा काम एक बंदे को मत दो, छोटे छोटे हिस्सों में काम बांट कर एक्सपर्ट्स को दे दो। अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बंदा है वो एडवर्टाइजिंग में बहुत अच्छा है, मैंने क्या किया उसको सारा काम उसी को दे दिया, सारा एडवर्टाइजमेंट का काम मैंने उसी अकेले को दे दिया। वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बेशक वो कितना भी एक्सपर्ट हो। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा काम इसको दूंगा, थोड़ा काम दूसरे को दूंगा, थोड़ा काम इसको दूंगा कि आप इमेजेस बना लो, आप वीडियो बना लो, आप इनकी एडिटिंग कर लो, आप इनमें ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो। ये सारी चीजें मैं डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर आएंगी। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 आपका एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। आपको पता होगा मार्केटिंग आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा मार्केटिंग है कि कोई भी मार्केटिंग आपका 1 मिनट में पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या बेकार है। इस लेवल की मार्केटिंग की जाती है। और आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो मार्केटिंग के बिना आप कैसे बताओगे दूसरे को कि मैं ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया? अगर आज मैं कोई टॉफ़ी लॉन्च करूंगा तो आपको टॉफ़ी कैसे पता लगी? मैं उसकी टीवी में एड्स लूंगा, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर ही आती हैं। अब इसके एक एक करके हम सबकी इसकी 5 स्टेज होती है मेजरली, जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बता देता हूँ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्टाइज चीप होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, हाई आउटपुट वॉल्यूम वॉश की, मतलब कि इनका मानना है कि सस्ता सामान बनाओ और बल्क में बनाओ, सस्ती चीज बनाओ, चीप बनाओ, पर हाई वॉल्यूम बनाओ उसकी, मतलब कि कस्टमर जो है वो जिसकी जिस भी चीज का प्राइस कम होता है, कस्टमर उसकी तरफ हाईली अट्रैक्ट होता है, तो उसकी ज्यादा डिमांड होती है, तो उसका हाइट आउट मतलब हाई उसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करो, और चीप मतलब कम, थोड़ा पैसे कम खर्च करो उसमें। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एज्यूम कंज्यूमर सीक सुपीरियर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिजाइन रिफाइनमेंट, मतलब कि फिर कंपनीज ने सोचा कि यार सस्ता नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सस्ती चीज तो मत ले रहे हैं, पर जो अमीर है वो क्या कर रहे हैं, सस्ता सस्ता महंगा नहीं देख रहे, वो क्वालिटी देख रहे हैं। तो फोकस प्रोडक्ट का हो जाता है फीचर और एक्सीलेंस पर। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, एम्ड एट फोर्सिंग सेल्स कन्वर्सेशन थ्रू इंटेंस प्रमोशनल एंड हार्ड क्रॉस कैंपेनियंस। अब कंपटीशन बढ़ा तो कंपनी ने सोचा कि सिर्फ अच्छा बनाने से काम नहीं होगा, कस्टमर के पीछे पड़ना पड़ेगा, एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी, हैवी एड्स, बेचो कैसे भी करके बेचो। जो मतलब किसी को टारगेट दे रहता है सेल्स का कि अब आपको 2 AC बेचने हैं, तो बेचो कैसे भी करके भैया, कर बज कुछ भी करके ये बेचो। तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है। फोर्थ आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है? ट्रांसफॉर्म कॉर्पोरेट फोकस टू एक्सप्लोरिंग एग्जैक्ट कस्टमर नीड्स, टेलिंग कस्टमर सेंट्रिक सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ बड़ा चेंज आया। जैसे क्या चेंज आया कि कंपनी ने सोचा कि पहले कस्टमर की नीड जरूरत समझो, फिर वैसा प्रोडक्ट बनाओ कि जो कस्टमर को खुशी दे। अगर आज मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि यार मेरे को चाय नहीं पीनी थी, मेरे को अल्टरनेटिव देखना है चाय का, तो बंदों ने ग्रीन टी मेरे को दे दी, ग्रीन टी कि आप ग्रीन टी पियो, चाय भी नहीं है और आप हेल्दी भी रहोगे। तो ये होता है कि मेरी नीड को उन्होंने समझी और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को प्रोडक्ट दिया, मैं भी खुश हो गया और वो भी खुश हो गए पैसे लेके। लास्ट आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, मतलब मॉडर्न आउटलुक इंश्योरिंग कंप्लीट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अलोंगसाइड एब्सोल्यूट कम्युनिटी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब कि आज का कंसेप्ट है इसमें सिर्फ कस्टमर की खुशी नहीं बल्कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट का भी भला सोचो कि कोई प्लास्टिक पैकेजिंग मत करो, पन्नियां बैन हो गई थी, अभी आपको पता होगा पॉलीथीन वगैरह बैन हो गई थी बीच से में। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, पॉल्यूशन ज्यादा मत करो। आज बस मार्केटिंग मत सोचो, सोसाइटी का भी सोचो कि आप समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, समाज के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो, समाज के लिए क्या कर सकते हो आप अच्छा, वो सब चीजें इसमें सोचो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है पब्लिक एंटरप्राइज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंस। इसमें प्राइवेट का भी होगा शायद, हाँ प्राइवेट भी है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों है इसमें। A public enterprise is a financial commercial entity owned, controlled and capitalized by the state government to ensure national welfare, मतलब ऐसा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट चलाती है और वही उसकी मालिक होती है। इनमें मेन मकसद देश की सेवा और डेवलपमेंट होता है।
ना सिर्फ अंधा प्रॉफिट, इसमें डेवलपमेंट ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हो तो आप अच्छी रोड, अच्छी सड़कें, अच्छी चीजें डिजर्व करोगे। अब मैं पॉलिटिकल कुछ भी नहीं बोलूंगा, पिछली वाली वीडियो में मैंने बोल दिया, तो बच्चे बोल रहे थे सर आप अलग वीडियो बना देना इसके लिए, बट ऐसे मत बोलो। तो मैं आपकी बात को अपनी सराखों पर रखता हूँ। प्राइवेट इंटरप्राइज क्या होती है? प्राइवेट इंटरप्राइज उससे थोड़ा सा छोटा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब आप जैसे सोचोगे प्राइवेट इंटरप्राइज इंडिविजुअल की होती है, दोस्तों की, पार्टनर्स की, कि चार दोस्तों ने मिलकर कोई ब्रांड बना दिया। जैसे पीयूष बंसल ने मिलकर लेंस कार्ड बना दिया, ये प्राइवेट इंटरप्राइज है। उन्होंने अमन गुप्ता ने मिलकर बोट बना दिया, 3,000 करोड़ की प्रोडक्शन कर दी, ये सारी है प्राइवेट इंटरप्राइज। अब इनके प्राइमरी एम क्या होता है? पब्लिक सर्विस एंड स्ट्रेटेजिक नेशनल बिल्ड आउट। पर इनका क्या होता है? मैक्सिमाइज कंपनी शेयर होल्डर वेल्थ। इनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बिकॉज पब्लिक इंटरप्राइज में जो चीज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है, कंट्रोल भी होती है और कैपिटलाइज भी होती है। बिकॉज अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आप ये चीजें डिजर्व करते हो कि आपको अच्छी रोड मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा हेल्थ सेक्टर मिले, कि जैसे आपको पता होगा एम्स के बाहर कितनी लंबी लाइन लगती है, वो लंबी लाइन ना लगे, उसके अल्टरनेटिव हो। ये सारी चीजें अंदर आती हैं पब्लिक के, मतलब पब्लिक एंटरप्राइज के। नेक्स्ट है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल भी हो गया, मोटिवेशन भी हो गया, एथिक्स भी हो गया, सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हो गया, मार्केटिंग मिक्स भी हो गया, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। बच क्या गया हमारा? 25 ये भी हो गया, 26 भी हो चुका है। ओके। ये भी हो गया। अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 9 बचा है और शॉर्ट नोट्स बचे हैं बस। अब इसके बाद थोड़ी सी चीजें ही बची हैं हमारी, है ना? ओके। तो अब क्या है इसमें? इसमें प्राइमरी एम किसका, मैंने आपको बताया कि इसका प्राइमरी एम जो होता है वो स्ट्रेटेजिक नेशनल बिल्ड आउट होता है। इसका मैक्सिमाइजिंग कंपनी शेयर होल्डर वेल्थ होती है। इसके अंदर कैपिटल बैकिंग होती है, गवर्नमेंट बजट एंड ट्रेजर एलोकेशन होता है। इसमें प्राइवेट इक्विटी होती है, वेंचर कैपिटल होती है, पब्लिक चीजें होती हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है पब्लिक एंटरप्राइज का, वो समाज सेवा होता है, बट इसका होता है प्रॉफिट कमाना। ये आप ये याद रखना। अब इसकी मैनेजमेंट कौन करता है? इसकी मैनेजमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं इसके लिए। बट इसकी क्या होती है? ओनर या ओनर द्वारा जो हायर प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं वही इसको चलाते हैं पूरा। इसका एग्जांपल क्या है? इंडियन रेलवे, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब चीजें इसका। रिलायंस, टाटा, जोमेटो, लेंसकार्ट, बोट, ये सारी चीजें हैं प्राइवेट इंटरप्राइज के अंदर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसका नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बनाना है आपको, तो उसको 4 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इसका एक छोटा सा डायग्राम भी मैं आपको दे देता हूँ, आप डायग्राम बिल्कुल बना के आना अपने एग्जाम में। एक सेकेंड। खाली मेरी ड्राइंग में मत जाना प्लीज। ओके। सबसे अरे ओके, सबसे पहले क्या हुआ? इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट का मार्केट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? उसकी ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या हुआ? उसकी मैच्योरिटी, वो एक मैच्योर हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? डिक्लाइन। आप ये चीज अपने एग्जाम में जरूर बना के आना, आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छा क्या लगेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? जब एक इंसान, एक सेकेंड, जब एक इंसान पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट 4 स्टेज से होकर गुजरता है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। मतलब इंट्रोडक्शन, लॉन्च फेज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी मीडिया सेटअप, स्लो कस्टमर अडॉप्शन, लो प्रॉफिट। मतलब प्रोडक्ट मार्केट में एकदम नया नया होता है, यहाँ पे लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, कंपनी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है, प्रॉफिट यहाँ पे जीरो होता है, बिकॉज सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लग जाता है। एग्जाम्पल, मार्केट में आने वाली नई एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस, सारा पैसा उनका एडवर्टाइजमेंट पे ही लगेगा पहले, बाद में सेल होगी। ग्रोथ, यहाँ पे बड़ी होती हैं चीजें। अब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आने लगता है, जैसे रैपिड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, राइजिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्केट एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आने लगता है, सेल्स बहुत तेज होती है, ऊपर जाती है सेल्स और प्रॉफिट बढ़ने लगता है, कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में आने लगते हैं ग्रोथ के अंदर। मैच्योरिटी, जैसे इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे आजकल ग्रोथ स्टेज में है ईवी, सरकार बढ़ावा दे रही है, ये सब्सिडी भी दे रही है बाय करने पे। मैच्योरिटी, पीक पर पहुंच जाते हैं चीजें। अब जैसे कोई भी चीज में तेरे को कितना भी ऊपर ले जाओ, बस ये यहीं तक जाएगा, इस वाली लाइन के नीचे ये होती है मैच्योरिटी। अब यहाँ सेल्स सबसे हाई पॉइंट पर होती हैं।
पर अब बढ़ना रुक जाती हैं। हाई पॉइंट पता है यहाँ पर बढ़ना रुक जाती हैं। यहाँ पे लगभग सबके पास ही वो प्रोडक्ट आ जाता है कि जैसे आज के टाइम पे सबके पास स्मार्टफ़ोन है, तो अब स्मार्टफ़ोन के नए-नए वर्ज़न पे लोग भगते हैं। स्मार्टफ़ोन पे नहीं, उनके नए-नए जो मॉडल्स हैं, उन पे लोग भगते हैं, वरना सबके पास ही स्मार्टफ़ोन आज के टाइम पे है। कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे बहुत हैवी हो जाते हैं, इसलिए आपको प्राइस भी कम करना पड़ता है, चीज़ें डिस्काउंट भी देना पड़ता है। बाय 1 गेट 1 2 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, ये सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट भी देना पड़ता है। डिक्लाइन, अब डिक्लाइन मतलब आ जाती है कि यार सिंकिंग सेल्स वॉल्यूम बिकॉज़ ऑफ इनकमिंग टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन और चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट, मतलब कि अब नई टेक्नोलॉजी के बदलते पसंद की वजह से प्रोडक्ट पुराना हो जाता है और सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही गिरते हैं। यहाँ पे सेल्स भी गिरती है, प्रॉफिट भी बहुत तेजी से गिरते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कीपैड वाले फीचर्स फोन, जो डीवीडी प्लेयर सब खत्म हो चुके हैं। जैसे कीपैड वाले फोन बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, उनके तो बस अब जो एक थर्ड जनरेशन है हमारे, जैसे हमारे पापा के पापा है, फिर हमारे पापा से थोड़ी सी पुरानी जनरेशन ही उनको कीपैड के फोन को जानती है, वरना आज के टाइम पे हम तो कीपैड के फोन को यूज नहीं करते। अब एग्जाम्पल समझ जाते हैं। इंट्रोडक्शन, autonomous commercial delivery drones, growth, consumer electric vehicles, maturity, 4G smartphones, decline, magnetic media और physical disk formats। हो, अब हम चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। जो मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बताए थे कि मैं आपको 5 शॉर्ट नोट्स करूंगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल, मोटिवेशन, एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स, सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस, मार्केटिंग, इसके 4 पीस। ये बहुत जरूरी है, आप ऐसे पढ़ लो ना। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इसका मतलब है कि सिंगल बॉस अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज को हैंडल सबॉर्डिनेट करता है और इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। अगर बॉस बहुत कैपेबल है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइड हो जाएगा, बट अगर नहीं है तो वो नैरो रहेगा। द नंबर ऑफ डायरेक्ट टीम मैनेजर एंड इंडिविजुअल मैनेजर कैन गवर्न इफेक्टिवली एंड स्मूथली। मोटिवेशन, आपको जैसे मैंने ऊपर पढ़ा है कि एक ऐसी अंदरूनी ताकत या एनर्जी, इंटरनल डिजायर, जो किसी एम्प्लॉय को अपना काम पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है अंदर से कि यार मैं अगर मैंने आज 33 पेज कंप्लीट कर दिया तो मेरे को एक इंसेंटिव मिलेगा, एक एक्स्ट्रा कॉफी या फिर एक बोनस ऑफ चेक मिल जाएगा। ये सब चीजें मोटिवेशन के अंदर आती हैं। एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स, एथिक्स का मतलब है कि ये क्या सही है और क्या गलत है। मोरल्स, यहाँ पे चीजें मोरल्स पे डिपेंड कर जाती हैं कि क्या सही है। जब इसको बिजनेस में अप्लाई करते हैं, जिसका मिलावट ना करना कंज्यूमर को, जैसे अगर मैं दूध का बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें पानी ना मिला के दूं, टैक्स की चोरी ना करूं, ये सारी चीजें बिजनेस एथिक्स के अंदर आती हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस, यहाँ पे मतलब होता है कि बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अब आप पैसा या तो शेयर से आएगा, या कमर्शियल बैंक क्रेडिट से आएगा, लोन से आएगा, या दोस्तों से आएगा। जो पैसा नॉन फाइनेंस जो फाइनेंस का सोर्स होता है वो आपके सोर्स हैं कि बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। जैसे फाइनेंशियल सोर्स में आप इक्विटी, बैंक लोन, डिबेंचर, ये सारी चीजें आती हैं। बट नॉन फाइनेंशियल जब टर्म आ जाती है, यहाँ पर गुडविल और ह्यूमन कैपिटल आ जाती है कि नॉन फाइनेंशियल टर्म में रिसोर्सेज, गुडविल और ह्यूमन कैपिटल आती है, जो इनडायरेक्टली मदद करती है हमारी, हमें ग्रो करने में। अगर आज जैसे आप अमिताभ बच्चन के नाम पे कोई चीज मतलब लॉन्च करोगे, अपना प्रोडक्ट या कुछ भी चीज, तो उनके गुडविल बहुत ज्यादा है मार्केट में, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा उनको ही। मार्केटिंग में जैसे आपको बताया मैंने, मार्केटिंग में 4 पीस होते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मतलब प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो, व्हाट आर यू सेलिंग, क्वालिटी कैसी है उसकी, आपके प्रोडक्ट की। वैल्यू बंडल, प्राइस कितने में बेच रहे हो, डिस्काउंट है, एमआरपी है, कुछ है क्या। प्लेस, कहाँ पर बेच रहे हो, उसकी जो लॉजिस्टिक हब है वहां पर उसकी नीड है। अगर आप एक मंदिर के आसपास नॉनवेज बेच रहे हो तो कितनी गलत चीज है, कितनी बहुत भद्दी सी चीज सुनने में लगती है कि आप एक मंदिर वहां बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा, जीरो बिकेगा, बिकना भी नहीं चाहिए। दैट्स ऑल। प्रमोशन प्रोजेक्ट, अब जैसे लोगों को कैसे बता रहे हो, क्या आपका क्या तरीका है लोगों को बताने का? एड्स करवा रहे हो, सेलिब्रिटी से बुलवा रहे हो, टीवी पे ऐड चलवा रहे हो, फेसबुक पे ऐड, मेटा एड्स, क्या चीजें चलवा रहे हो कि जिससे अवेयरनेस बढ़े आपके प्रमोशन, क्या प्रमोशन का जरिया क्या है। अब हमारे चलते हैं अपने डिफरेंस की तरफ। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है। सेंट्रलाइजेशन, कंप्लीट ट्रैकिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्रिटिकल डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ कोर एग्जीक्यूटिव टर्म्स, मतलब जब सारे बड़े डिसीजन लेने की पावर टॉप मैनेजमेंट को होती है, मतलब बॉस को के हाथ में होती है, छोटे एम्प्लॉयज को कुछ भी हक नहीं दिए होते, तो वो तो आपकी सेंट्रलाइज चीजें होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन, मेथोडोलॉजिकल डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अक्रॉस लॉ और ऑपरेशनल रन शुड एक्सीलरेट, मतलब यहाँ पे जब डिसीजन की पावर आपको हर लेवल पे है, मैं खुद भी डिसीजन ले सकता हूँ, मेरा से कोई नीचे लेवल का बंदा है वो भी डिसीजन ले सकता है, तो डिसेंट्रलाइजेशन है। अब ई टेलिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है और एम कॉमर्स क्या है। ई टेलिंग, इंटरनेट के जरिए किसी भी तरह का बिजनेस करना, बी टू बी करना, बी टू सी करना, इसमें सब आ जाता है। ये एक बड़ा सबसे बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर सारी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। ई टेलिंग क्या होती है। ई कॉमर्स क्या होती है, ई कॉमर्स होती है आपकी
नहीं, ई टेलिंग जो मैंने आपको बताया वो ई कॉमर्स का बता दिया मैंने। ओह शिट, ई कॉमर्स जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट के जरिए किसी भी तरह का जो यहाँ पे ये लग जाता है ना, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक commerce comprehensive framework covering any commercial transaction और डाटा ट्रेड एग्जीक्यूशन ओवर इलेक्ट्रॉनिक वेब नेटवर्क्स। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के जरिए किसी भी तरह का बिजनेस या ट्रांजेक्शन करना, बी टू बी करना, बी टू सी करना, ये सारी ई कॉमर्स के अंदर रहते हैं। वो सबसे बड़ा टर्म है। ई टेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। ई कॉमर्स एक छोटा हिस्सा, जैसे मतलब जहां इंटरनेट पर डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को सामान बेचा जाता है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के द्वारा, वो आपकी डायरेक्ट रिटेलिंग होती है कि आप सामान सेल कर रहे हो। एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स। अब जब वहीं ई कॉमर्स या शॉपिंग वाले काम आप फोन या लैपटॉप से बिना किसी स्पेसिफिक मोबाइल या टैबलेट के जरिए ऐप लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, तो वो आपकी हो जाती है ई कॉमर्स, सॉरी एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स मतलब। अब हम इसके पढ़ लेते हैं। कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन डायरेक्टली थ्रू पोर्टेबल मोबाइल हैंड यूनिट्स एंड डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं, कुछ हमने क्वेश्चन सारे, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। आई थिंक कुछ एक आध कॉन्सेप्ट रह गएगा हमारा, मेरे को फील हो रहा है। ये भी बता दिया मैंने आपको। मैच बस बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट भी बता दिया। सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन बेस ऑफ कंट्रोल मोटिवेशन इथिक्स एंड बिजनेस। हाँ, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको यू लाइक द वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। So that's all for today. All the best for today.